हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर यादव। आज की इस क्लास में हम LLB फोर्थ सेमेस्टर पेपर थर्ड सिविल प्रोसीजर कोड एवं लिमिटेशन एक्ट अर्थात व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम ये पेपर 2 अधिनियम से मिलकर बना हुआ है। पहला इसमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड सेकंड लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं परिसीमा अधिनियम 1963 इन दोनों को मिलाकर के हमारा पेपर तैयार किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा अधिनियम सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। इस पेपर के अंतर्गत हमारा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहला टॉपिक आता है वो डिक्री या आज्ञप्ति कह सकते हैं। हिंदी में आज्ञप्ति बोला जाता है, लेकिन पुस्तकों में डिक्री ही लिखा मिलता है। चलिए, ये डिक्री इंग्लिश वर्ड है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री का अर्थ बताया गया है। तो डिक्री की इस परिभाषा में सबसे पहले नंबर 1 में बताया गया है, यह न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। कहने का तात्पर्य जो डिक्री होती है वो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति बताया गया है। न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके पश्चात 15 दिन के अंदर एक और फॉर्मल तौर पे अर्थात एक और औपचारिक आदेश पारित किया जाता है, वो डिक्री के अंतर्गत आता है, अर्थात उसको डिक्री कहा जाता है। इसीलिए नाम दिया गया है। यह मीन्स डिक्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, फॉर्मेलिटी होती है। दूसरे नंबर पर आता है, यह पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अध्ययन करती है। पक्षकार से तात्पर्य हमारे जो वादी पक्षकार होते हैं अर्थात वादी और प्रतिवादी। लेकिन वादी और प्रतिवादी डिक्री पारित करने के पश्चात नहीं रह जाते हैं। डिक्री पारित होने के पश्चात या कोई डिसीजन आने के पश्चात उन व्यक्तियों को नाम दिया जाता है जिसके फेवर में डिक्री पारित होती है, वो होता है डिक्री होल्डर अर्थात डिक्रीदार। और जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में डिक्री पारित की जाती है उसको बोलते हैं हिंदी में निर्णय और इंग्लिश में बोलते हैं उसको जजमेंट डेटर। तो इस तरीके से आपने देखा जो पक्षकार होते हैं अर्थात निर्णय या डिक्रीदार, जजमेंट डेटर या डिक्री होल्डर, उनके अधिकारों का निश्चायक रूप से अध्ययन करती है। तीसरे नंबर बताया गया है, डिक्री 2 प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। प्रारंभिक डिक्री कब पारित की जाती है और अंतिम डिक्री कब पारित की जाती है? तो प्रारंभिक डिक्री के संबंध में बताया गया है, प्रारंभिक डिक्री तब पारित की जाती है या होती है जब वाद को पूर्ण रूप में निस्तारण करने के पूर्व कुछ कार्रवाइयां पूरी होना शेष रह जाती हैं। ऐसी डिक्री के द्वारा वादग्रस्त सभी मामलों में से कुछ के ही संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से अध्ययन होता है। कहने तक पर अभी कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, शेष होना बाकी है। ऐसी स्थिति में जो डिक्री पारित की जाती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक डिक्री। और संपूर्ण कार्रवाइयां फिनिश होने के पश्चात, कंप्लीट होने के पश्चात जब कोई डिक्री पारित की जाती है तो उसको बोलते हैं अंतिम डिक्री अर्थात अब कुछ होना बाकी नहीं है। तो इस प्रकार से डिक्री 2 प्रकार की बताई गई है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। चलते हैं, अगले नंबर दिया गया है, कोई ऐसा प्रार्थना पत्र जो CPC की धारा 144 के अंतर्गत विनिश्चित कर आदेश कर दिया गया है तो ऐसा आदेश डिक्री के अंतर्गत आता है। कहने पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 के अंतर्गत प्रत्यास्थापन के संबंध में आवेदन के संबंध में प्रावधान मिलते हैं। इस प्रावधान के अनुसार अर्थात धारा 144 के अनुसार अगर कोई मामला किसी सिविल न्यायालय द्वारा
डिक्री पारित कर दिया गया है या डिक्री कर दिया जाता है और मामला अपील या रिवीजन में जाता है, तो उस रिवीजनिस्ट या अपीलांट के फेवर में अगर आदेश पारित होता है तो सबॉर्डिनेट कोर्ट द्वारा डिक्री पारित किए जाते हैं, उसको अपास्त करने खारिज करने के संबंध में जो आवेदन उस अपीलांट द्वारा या रिवीजनिस्ट द्वारा दिया जाता है वो प्रत्यास्थापन के आवेदन होता है, अर्थात वो धारा 144 के अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निश्चित कर आदेश दिया गया है, तो ऐसा आदेश डिक्री के अंतर्गत आएगा, अर्थात वहां पर डिक्री पारित की जाएगी। आगे दिया गया है, यदि कोई वाद पत्र न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है तो वह डिक्री के अंतर्गत सम्मिलित होगा। अब आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत कब वाद खारिज किया जाता है, तो आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि जब किसी मामले में अर्थात किसी वाद में जो वाद का मूल्यांकन करने के पश्चात न्याय शुल्क अदा किया जाता है वह पर्याप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत सिविल न्यायालय उस पक्षकार को अर्थात वादी को पर्याप्त समय देता है कि आप इतने समय के अंदर इस न्याय शुल्क को कंप्लीट करके न्यायालय में जमा करेंगे। तो ऐसी अवस्था में वो समय मिलने के उपरांत भी वादी उस न्याय शुल्क को न्यायालय में नहीं जमा करता है, नहीं सबमिट करता है, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत उस पर आदेश पारित कर देगा, अर्थात डिक्री पारित कर देता है, अर्थात वाद पत्र खारिज कर देता है, तो वो भी डिक्री की कोटि में आ सकेगा। आगे इसमें दिया गया है एक एक्सेप्शन अर्थात अपवाद। अपवाद में बताया गया है अगर कोई आदेश वादी की चूक के कारण कर दिया जाता है या किसी वाद पत्र को न्यायालय द्वारा जब सिविल न्यायालय में कोई सिविल वाद दाखिल किया गया है और वादी ने जिसने विवाद दाखिल किया है वही उस वाद की संबंध में पैरवी करने या उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आता है, तो ऐसी अवस्था में सिविल न्यायालय उस वाद पत्र को खारिज कर देगा। तो कुल मिलाकर के अपवाद स्वरूप अगर किसी सिविल न्यायालय द्वारा वादी की चूक के कारण किसी सिविल वाद को खारिज किया है तो ऐसी अवस्था में वह खारिज किया गया आदेश डिक्री की कोटि में नहीं आ सकेगा। धारा 33 के अंतर्गत पारित निर्णय के अनुसरण में डिक्री को पारित किया जाता है, अर्थात धारा 33 के अंतर्गत जो निर्णय किया जाता है उस निर्णय के अनुसरण में डिक्री को पारित किया जाता है। आगे दिया गया है आदेश 20 के अनुसार निर्णय आने के 15 दिन के अंदर डिक्री को पारित किया जाता है, अर्थात जैसे ही कोई निर्णय आया और उस निर्णय के आने के 15 दिन के अंदर डिक्री पारित की जाएगी, यह आदेश 20 में स्पष्ट किया गया है। आदेश 21 में निष्पादन की प्रक्रिया, कहने के तात्पर्य डिक्री का निष्पादन किस प्रकार से करवाया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रक्रिया होगा, आदेश 21 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है। आदेश 20 नियम 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि डिक्री कैसे बनाई जाएगी, उसकी अंतर्वस्तु क्या होगी, अर्थात डिक्री की अंतर्वस्तु के संबंध में या उसके बनाए जाने के संबंध में आदेश 20 नियम 6 में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। डिक्री के निष्पादन के संबंध में जब प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो वह आदेश 21 नियम 11 एवं 12 के अंतर्गत दिया जाएगा। यानी तात्पर्य सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 नियम 11-12 के अंतर्गत किसी मामले में प्रार्थना पत्र देकर के डिक्री को निष्पादित करवाया जाता है। तो इस तरीके से आपने इस डिक्री टॉपिक के अंतर्गत डिक्री की परिभाषा या अर्थ को समझा। तो इस तरीके से हमारा ये डिक्री का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।